Welcome to all of you in my YouTube channel Adient Classes. Today's our topic is reasoning. तर्क. What is तर्क? तर्क के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. देखिए, तीन चीज़ें होती हैं: तर्क, कल्पना और चिंतन. तीनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं. कुछ सिमिलर होते हुए भी ये डिफरेंट हैं. तो हमने चिंतन के बारे में वीडियो बनाया था. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चिंतन क्या है, उसके प्रकार के बारे में भी. वो जिन्होंने नहीं देखा हो वो भी आप देख लीजिएगा. और अब तर्क के बारे में बताता हूँ मैं आपको. इसके बाद फिर कल्पना के बारे में भी बताऊँगा. तर्क एक अव्यक्त क्रिया है. क्या है? अव्यक्त है. क्यों? इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते. तर्क माइंड में, हमारे मन में सिचुएशन को देख कर के क्रिएट होता है, जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है. इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? समस्या के समाधान स्वरूप जो बिहेव करते हैं तब ये प्रेजेंट होता है. सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है. हम कुछ भी क्रिया करते हैं तो वहाँ पर तर्क यूज होता है हमारा. हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग इसके लिए नहीं करना पड़ता है. इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है. ये तर्क क्या है? उच्च मानसिक क्रिया है. साक्षात्कार या परीक्षा के समय तर्क द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट और बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं. जब हम इंटरव्यू देते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो आंसर हम चूज करते हैं, बौद्धिक तर्क के ऊपर अगर हम तर्क को लेकर के तर्क के माध्यम से सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को या आंसर देते हैं, तो फिर वो बौद्धिक क्षमता का परिचायक होता है. कितना अच्छा हमने तर्क दिया है, इससे हमारी बुद्धि का परिचय पता चलता है कि हमारी बौद्धिक क्षमता क्या है. अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए. तो तर्क क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करता है ताकि समस्या का शीघ्र सॉल्यूशन हो जाए. गैरेट तर्क के बारे में कहते हैं, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रख करके क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है. मन में कोई उद्देश्य, हमने कोई लक्ष्य रखा है, उसको रख करके क्रमानुसार चिंतन करना, ये तर्क है. वुडवर्थ कहते हैं तर्क में तथ्य और सिद्धांत दोनों होंगे जो कि स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, को परस्पर मिलाया जाता है. इनको क्या किया जाता है? परस्पर मिलाया जाता है. फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है. ये तर्क है. जो हमारे सिद्धांत हैं या तथ्य हैं, तो जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, उनको परस्पर मिला करके उनके मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है, वो तर्क है. ये वुडवर्थ ने कहा है. तर्क दो तरह का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क. आगमन तर्क क्या होता है तो हम देखते हैं. आगमन तर्क इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं इसको हम. इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है. व्यक्ति ने जो कुछ भी देखा हुआ है, अनुभव किया है, संकलित तथ्य हैं जो, उनके आधार पर वो क्या करता है? सामान्य नियम और सिद्धांतों को निरूपित करता है. इसमें वो तीन स्तरों से होकर के गुजरता. कौन कौन से? निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण. ये तीन स्तर होते हैं आगमन तर्क के. अभी हम आगमन तर्क की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग. जैसे जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख के कारण रो रहा है. किस कारण रो रहा है? एक कारण यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या कारण? किस कारण रो रहा है? भूख के कारण रो रहा है. तो इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं. विशिष्ट सत्य ये था कि बच्चा रो रहा था, तो क्यों रो रहा था, कारण क्या है, ये पता चला. भूख के कारण रो रहा था. निगमन तर्क क्या होता है? इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों और सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है. जैसे माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है तो वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिला देती है. इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं. यहाँ प्रयोग किया हमने.
फिर सिद्ध किया। तो माँ को पता चला कि बच्चा रो रहा है, तो रीजनिंग से ये पता कर लिया कि उसे भूख लगी है, तुरंत उसने दूध पिला दिया। तो रीजन हमें पता चला आगमन तर्क में, उस पर उसमें रिप्लाई दिया है निगमन तर्क में। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने उसमें नवीन परिस्थितियों का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अनुभव और विश्वास के आधार पर सत्य का परीक्षण किया। आगमन तर्क में हमने ये जाना था कि भूख का कारण क्या है, यहाँ पर उस कारण का निवारण भी कर दिया हमने निगमन तर्क में। ये दोनों में डिफरेंस है। तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो तर्क के प्रकार हमने पढ़ लिए। तर्क की विकास की विधियां क्या है, तर्क का विकास कैसे होता है। तो दृढ़ निश्चय, ये पहला पॉइंट है हमारा, दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन से तर्क का विकास होता है। शिक्षक बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए शिक्षक को, जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर सकें। दृढ़ निश्चय से क्या होता है, लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता और आत्मविश्वास विकसित होता है। किससे, दृढ़ निश्चय करने से। ये सारी चीज़ें आती हैं जो तर्क शक्ति का आधार है। लगन है, बुद्धि है, उत्साह है, क्रियाशीलता है, आत्मविश्वास, ये सब तर्क शक्ति का आधार है, बेस है। इनसे तर्क क्रिएट होता है। तो इसलिए तर्क के लिए क्या करना चाहिए, तर्क के लिए दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है स्वाभाविकता का विकास होना चाहिए। स्वाभाविकता का डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिटी। बच्चों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। जी, अपनी राय दे रहा है बच्चा, यही तो तर्क है। हमें उसकी राय को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने अपना माइंड यूज किया है, कुछ कहा है। इस प्रकार से विभिन्न रायों में से एक राय समस्या का समाधान करती है, जो बालकों के मस्तिष्क की उपज होती है। इसलिए विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को अधिक उपयुक्त माना है। यहाँ पे स्वाभाविकता का विकास करने देना होगा बच्चों के अंदर। बच्चे कुछ प्रकट करते हैं अपने आप में, हमारे कुछ डिस्कशन को सुन करके वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसको हमें सुनना है और उनकी भावनाओं की कद्र करना है, उसको हमें प्रशंसा करनी है उसकी कि हम आपने कुछ कहा, अपनी बातों को रखा है। इससे उसके माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्वयं के सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अपना माइंड का प्रयोग करना सीखेगा वो। फिर उसके अंदर तार्किक क्षमता बढ़ती जाएगी। इससे क्रमागत ज्ञान क्या होता है, पॉइंट यहाँ पर 4 चल गया है। 3 पॉइंट, बालकों को सदैव व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान देना चाहिए, ताकि वे सभी चरणों को भली भांति समझ सकें। साथ ही उनके समक्ष समस्या प्रस्तुत करना चाहिए। चरणों का व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाना चाहिए। इस तरह बच्चे तर्क की ओर प्रेरित होंगे। हम बच्चों के सामने क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान दें बच्चों को, और उनके सामने कोई समस्या प्रस्तुत करें। जब उनके सामने कोई समस्या होगी तब फिर वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तर्क लगाएंगे। तो तर्क की ओर वो प्रेरित होंगे, व्यवहारिक प्रयोग करना सीखेंगे। वो समस्या उनके सामने आएगी तभी सॉल्यूशन निकालना, वो अपने माइंड का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इसलिए बच्चों के सामने हमें उनके लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से चरणों में उनके ज्ञान को विकसित होने देना चाहिए। और उनके ज्ञान का विकसित कब होगा, व्यवस्थित तरीके से, जब हम उनको वैसी प्रॉब्लम को फेस करने का मौका देंगे, सोचने का मौका देंगे, तब होगा ये। सूझ शक्ति का प्रयोग। सूझ शक्ति का प्रयोग क्या, अपनी स्वयं की सूझ शक्ति का प्रयोग करने देना। तर्क सूझ की शक्ति और पूर्वानुभावों पर निर्भर करती है। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाते हैं तो वे सूझ शक्ति का प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान का पहले से नॉलेज है हमारे लिए, उससे हम कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, तब फिर हम अपना सेल्फ माइंड का यूज करते हैं, क्रिएटिविटी वहाँ पर प्रयोग होती है और माइंड यूज होता है, तब फिर कोई तर्क निकल कर के आता है। इस प्रकार स्वयं के मस्तिष्क चिंतन द्वारा समस्या समाधान किया जा सकता है। तो जो सूझ का परिणाम होगा, ये स्वयं के मस्तिष्क के द्वारा जब समस्या का हम समाधान करें तो सूझ का परिणाम है। जैसा कि कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर जो प्रयोग किया था, कोहलर गुप्का वर्दी सूझ का सिद्धांत जो दिया गया है, उन्होंने उसमें
केले को लटका दिया था और वहाँ पर एक चिंपैंजी एक पिंजरे के अंदर है, उसमें एक एक कमरे के अंदर चिंपैंजी को कर दिया और केले लटका दिए और वहाँ पर एक बॉक्स रख दिया साइड में। तो चिंपैंजी ने केले को पकड़ने का प्रयास किया। जब उसने देखा कि केले ऊपर हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, तो फिर उसने बॉक्स को वहां पर रखा और बॉक्स के ऊपर चढ़ करके केले उतार लिए। तो इस बॉक्स को वहां पर रखकर बॉक्स के ऊपर चढ़ने की सूझ उसके अंदर आई, केलों को देख करके। वहां पर वैसी सिचुएशन थी, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए उसके अंदर सूझ प्रकट उत्पन्न हुई। फिर सेकेंड प्रयोग में उन्होंने वहां पर दो बॉक्स रखे, केले की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ा दी। तब चिंपैंजी ने दोनों एक के ऊपर दूसरा बॉक्स रख करके केले उतार लिए। तीसरा प्रयोग उन्होंने किया, केले को थोड़ा और ऊपर कर दिया और वहां पर से बॉक्स हटा करके और वहां पर दो छड़ी रख दी। छड़ी को रख तो फिर चिंपैंजी ने छड़ी से केले को गिरा लिया। तो ये सूझ उत्पन्न हुई। सिचुएशन को देख करके, समस्या जब सामने होती है तो समाधान भी उसका मिलता है सेल्फ माइंड का यूज करके। तो बच्चे के अंदर हमें सूझ शक्ति का प्रयोग करने देना चाहिए। तो ये तर्क वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। जीवन फूलों की सेज नहीं, संघर्षों का मैदान है। फ्रेंड, जीवन फूलों का सेज नहीं है, संघर्ष का मैदान है। यहाँ हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। जीवन आराम के लिए नहीं है, संघर्ष के लिए है। जिसने जितना संघर्ष किया है उसने उतनी ही ऊंचाइयों को छुआ है। तो ये अच्छा थॉट है, कहीं से मुझे मिला था, मैंने आपको प्रेषित किया है ये। इससे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। और यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अपने व्यूज़ भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में।